नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने देखा था भारत का एक सामान्य परिचय, और भारत के सामान्य परिचय को हमने इस तरह से समझा था जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं। लेकिन वो भाग एक था, उसका भी दूसरा अंश बचा हुआ है। तो भाग एक में हमने क्या किया वो देखें कि हमने भारत देश का नाम, उसका क्षेत्रफल और उसकी सीमाएं देखी थी, और पड़ोसी देश, कर्क रेखा और समय रेखा, और भारत के छोटे बड़े राज्य जो हैं उनको लेकर के बहुत छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं और एग्जाम हॉल में गलती हो जाती है। आज के बाद वो गलती खत्म हो जाएगी। हम कुछ इस तरह से इसके अगले हिस्से को देखते हैं। जरा लौट करके देख लें कि हमने इससे पहले क्या देखा। तो इससे पहले हमने ये देखा कि इसका नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत है, जिसमें इंडिया और भारत संविधान में है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यह समूह है। चतुष्फलकीय आकार है और ये इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये 7वां बड़ा देश है दुनिया का। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि ये यहाँ की स्थलीय सीमा जो 7 देशों से लगती है, ये समुद्री सीमा जिससे लगे हुए 2 देश हैं, एक मालदीव, श्रीलंका। श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होता है ये, और इंडोनेशिया अंडमान निकोबार से सबसे निकटतम है जो ग्रेट चैनल से अलग होता है, ये देखा था। 9 राज्य इसके तटवर्ती हैं, ये देखा था। और ये दमन-दीव और पुडुचेरी इसके तटवर्ती राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में से हैं। और लक्षद्वीप और अंडमान पूरी तरह से द्वीपीय संघ शासित प्रदेश हैं, ऐसा हमने देखा था। और इसके अलावा हम ये देख रहे थे कि ये जो समुद्री सीमा है हमारी, ये 12 नॉटिकल मील तक और ये 200 समुद्री मील तक हमारे वित्तीय अधिकार हैं, ये भी हमने देखा। और इस तरह से ये 7 नाम जो भारत के समुद्र तटीय एरिया के हैं, जिसमें पश्चिम में काठियावाड़, कोंकण, कनारा और मालाबार हैं, और पूर्व में ये उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल हैं, ये देख लिए थे। अब आज बात करते हैं हमने भारत के दक्षिणी हिस्से को भी देख लिया, उत्तरी हिस्से को भी देख लिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूर्वोत्तर भारत से पूछे जाते हैं। कई बार आपने ये प्रश्न देखा होगा, हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की जब बात होती है तो एक शब्द हमारे सामने आता है जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो ये 7 सिस्टर्स में भारत के 7 स्टेट हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है, क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल है या नहीं है। तो आपने ये देखा होगा हमारे मानचित्र में, ये नेपाल से इस तरफ को ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा हम प्रायः मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ से इस तरफ को ये 7 सिस्टर का हिस्सा हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक नदी है, उसका नाम है संकोश नदी। ये संकोश नदी इस जगह पर है, संकोश नदी। यूपीएससी में पूछा ये सवाल कि असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है, तो इस नदी का नाम है संकोश नदी। संकोश नदी इस जगह बहती है। असल में इससे इस तरफ के राज्यों को, जो ये 7 राज्यों का समूह है, इसमें असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ, सभी शेष 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये 6 ऐसे राज्य जो असम की सीमा को छूते हैं, उसके साथ ही असम कुल मिलाकर के ये 7 राज्य 7 सिस्टर की श्रेणी में आते हैं। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, एक बात हम ये भी याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात, हम जब पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो एक शब्द आता है चिकन नेक। चिकन नेक का मतलब है मुर्गी के समान गर्दन जो होती है वो चिकन नेक है। तो ये चिकन नेक जो है, ये देखें कि ये जो हमारा पूरा भारत है इस तरफ वाला, ये एक बड़े आकार में फैला हुआ है, और इसका एक बहुत बड़ा आकार इस तरफ फैला है, लेकिन बीच में ये बहुत पतली एक सीमा है इसकी। ये जो पश्चिम बंगाल की सीमा है ये वाली, और ये मुर्गी के गर्दन की तरह, जैसे मुर्गी के सिर वाला हिस्सा बड़ा होता है, बाकी शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन गर्दन बहुत पतली होती है। तो ये चिकन नेक बनाने वाला जो राज्य है हमारे यहाँ, वो पश्चिम बंगाल है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत पास से नेपाल और बहुत पास से बांग्लादेश की सीमा
लगी हुई है। तो ये बांग्लादेश और नेपाल की सीमा बहुत करीब होने की वजह से भारत का एक हिस्सा बहुत पतला हो गया है, उसी को हम चिकन नेक कह रहे हैं। चिकन नेक से इस तरफ पश्चिम बंगाल की सीमा असम से लगी हुई है, इसे देखना पड़ेगा, जबकि सिक्किम की कोई सीमा असम से नहीं लगी हुई है। जब कभी हमसे सवाल पूछा जाता है, ये कब पूछा जाता है, एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक राज्य सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, उसमें एक ऑप्शन होगा सिक्किम, तो हमें ये जानना पड़ेगा। दूसरा, निम्न में से किस एक राज्य की सीमा, हाँ यही चीजें नोट करने वाली हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमें क्या नोट करनी है, तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैप एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा तो ये चीजें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये कि निम्न में से किस एक राज्य से असम की सीमा नहीं लगती है, उसमें भी एक ऑप्शन होगा आपके पास, क्या, सिक्किम एक ऑप्शन होगा। तो वही सिक्किम को हमें समझना पड़ेगा, सिक्किम। ये तो ये देखें, यहां ये जो जहां संकोच नदी है, संकोच नदी से इतनी दूरी तक ये पूरा पश्चिम बंगाल फैला हुआ है और इसके बाद जाकर के सिक्किम है, इसलिए असम की सीमा यहां से नहीं लगती। दूसरा, असम की सीमा को देखेंगे तो ये सबसे नजदीक में मेघालय से, और उससे आगे चलेंगे यहां मेघालय से, यहां नीचे त्रिपुरा से, बहुत छोटी सीमा लगी हुई है त्रिपुरा से, और इधर सीमा लगी हुई है मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, और ये अरुणाचल प्रदेश से। तो यहां से शुरू करें, यदि त्रिपुरा से, त्रिपुरा 1, मिजोरम 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, अरुणाचल 5, और ये मेघालय 6 राज्यों से असम की सीमा लगती है। तो असम और ये। अच्छा, एक प्रश्न और जो कई बार आ सकता है दिमाग में, कि निम्न में से ये जो म से 3 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, तो ये पूछता है कि निम्न में से किस एक की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। तो आप ये देखें कि ये मणिपुर एक ऐसा राज्य है, ये म से आने वाले नाम होने की वजह से हमें कंफ्यूजन होता है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये नाम हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आप देखें कि इसकी ये मिजोरम की सीमा यहां से बांग्लादेश से लगी है, त्रिपुरा की तो लगती ही है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे त्रिपुरा कहते हैं, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अच्छा, इसकी एक सीमा है, अभी इन सीमाओं के नाम भी मैं आपको करा दूंगा। त्रिपुरा की जो सीमा बांग्लादेश से लगती है उसे जीरो लाइन कहते हैं, ये भी हम करेंगे अभी। लेकिन ये देखें, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है, और एक ये मिजोरम है। ऐसे में एक चौथा ऑप्शन आता है जिसको हम मणिपुर कहते हैं। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। ऐसे ही यदि पूछे कि निम्न में से किस एक की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, तो उसमें एक ऑप्शन होता है मेघालय। मेघालय बड़ी दूर है, ये पूरी सीमा यहां से लेकर के इस जगह तक म्यांमार की है, वर्मा की है, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तो हैं, लेकिन मेघालय नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ती है। कैसे याद रखेंगे? मणि के सिर पर नाग है। वैसे तो हमने क्या सुना है, नाग के सिर पर मणि होती है, ऐसा तो सुना ना आपने, नाग के सिर में मणि होती है। लेकिन भारत का मानचित्र ऐसा है जिसमें मणि के सिर पर नाग है और मणि के नीचे ये मिजोरम है। तो कुछ ऐसे याद करेंगे अगर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तो ये याद हो जाएंगे। मेघालय अलग है, और इसमें से मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक तरफ म्यांमार से और दूसरी तरफ बांग्लादेश से सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर का मोटा मोटा अध्ययन हम कुछ इसी तरह से करेंगे। राजधानियां तो हमें याद रहती ही हैं, जैसे इसकी आइजोल है, इसकी इम्फाल है, इसकी कोहिमा है, और इसकी ईटानगर है, असम की दिसपुर है, और मेघालय की शिलोंग है। नहीं याद है तो एक बार उसे देख लेंगे। और अब हम कुछ इससे आगे बढ़े। हमने पढ़ा ये संकोच नदी किसका विभाजन करती है, ये भारत और पूर्वोत्तर भारत, मतलब भारत का तो पूरा ही हिस्सा है, लेकिन जो मुख्य भूमि भारत की कहलाती है, शेष भारत और पूर्वोत्तर भारत को जो अलग करती है, ये संकोच नदी है। इसी से आगे सेवन सिस्टर्स का कंसेप्ट है। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है, ये भी बात हो गई। चिकन नेक यहां बनता है जहां नेपाल बांग्लादेश की निकटतम सीमा है और बीच में पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल
और बांग्लादेश की निकटतम सीमा के मध्य एक ही राज्य है हमारा, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ें तो देखें, ये है अगला हिस्सा, भारतीय सीमा के दूरस्थ बिंदु तथा कर्क रेखा और आईएसटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब 4 कोनों में सबसे दूर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे दाएं, सबसे बाएं कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से गांव हैं, इसका जिक्र मैंने आपको किया था। एक तो ये जगह है, इसका नाम है किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये किबिथु लिखा हुआ है। ये एक गांव है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय की घटना यहीं होती है, यानी भारत का पहला सूर्योदय इसी गांव का सूर्योदय होता है। पहले से 2014 से पहले हम इसे भारत का अंतिम गांव कहते थे, और 2014 के बाद कंसेप्ट बदला और अब इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। जब हम किसी दूसरे देश से भारत में एंटर करते हैं, भारत का प्रथम गांव। भारत का प्रथम गांव कहने के पीछे दर्शन तो ये है कि जो भारत के दूरस्थ गांव हैं, रिमोट फारफ्लंग एरियाज हैं, वो विकास की मुख्य धारा में आ जाएं, ये तो उसका उद्देश्य था, ये उसका मुख्य दर्शन था। लेकिन जब हम इसको बाहर से प्रवेश करते हैं तो ये भारत का पहला गांव होता है। यानी दिल्ली की सबसे प्रमुख नजर यहां से इसके विकास की हो गई है, ऐसा एक विजन नया दिया गया है। अब तो ये दिल्ली अब यहाँ, और यहां से यहाँ गौरमोता, गुजरात में एक जगह है, क्या नाम है, गौरमोता, ये लिखा हुआ है गौरमोता। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये दो बातें, एक पूर्वी किबिथु और एक पश्चिमी गौरमोता। अच्छा, एक ऊपर है ये इंदिरा कोल कहते हैं इसे, और एक नीचे है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अक्सर एग्जाम हॉल में यही हो जाती है गलती। वो पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी सीमा कौन सी है, और उसका पहला ही ऑप्शन होता है इंदिरा पॉइंट। तब दोनों इंदिरा के नाम से हैं, एक इंदिरा पॉइंट और एक इंदिरा कोल। तो जम्मू कश्मीर में जो है उसका नाम है इंदिरा कोल। तो उत्तर में जो सीमा है उसका नाम इंदिरा कोल, और जो दक्षिण में सीमा है उसका नाम इंदिरा पॉइंट। लेकिन एक ध्यान की बात यह है कि ये इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, बल्कि द्वीप में है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, और ये मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, बल्कि मुख्य भूमि में ये कन्याकुमारी हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ दो प्रश्न हैं, एक तो ये कि ये मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि में, और दूसरा ये कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जब भी पूछा जाए, प्रायः प्रश्न तो यही रहता है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। लेकिन कभी प्रश्न में ट्विस्ट हो तो वो मुख्य भूमि में शब्द प्रयोग करता है। क्या, मुख्य भूमि में। तो मेनलैंड जो है इंडिया की, उसकी बात, मतलब ये आइलैंड नहीं है, ये मेनलैंड है। तो आइलैंड में सबसे दूर का हिस्सा इंदिरा पॉइंट, और मेनलैंड में सबसे दूर का हिस्सा कन्याकुमारी है। और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि पिगमेलियन, इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जानते हैं। और एक बार ये प्रश्न दिया गया कि सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, उसमें ऑप्शन ए था इंदिरा कोल और दूसरा था पिगमेलियन पॉइंट, लेकिन उसमें इंदिरा पॉइंट कहीं नाम नहीं था। तो पिगमेलियन पॉइंट उसका सही उत्तर है, यानी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो हुए दूरस्थ बिंदु कौन से, ऊपर इंदिरा कोल, नीचे यहाँ इंदिरा पॉइंट और यहाँ कन्याकुमारी, यहाँ गौरमोता, यहाँ किबिथु। अब कभी कभी प्रश्न में ट्विस्ट ऐसे होता है, वो कहता है कि भारत का वह स्थान जहां सूर्यास्त सबसे देर में होता हो। इसका मतलब ही है वो क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, और ये गौरमोता उसका सही उत्तर होता है। हमें ऐसा याद रखना पड़ेगा, ये गौरमोता। और जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है वो किबिथु है, ऐसा भी याद रखना पड़ेगा, ये वाला। और ये सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। इसे कैसे पूछा जाएगा, भारत के सबसे दूरस्थ अक्षांश पर स्थित, अक्षांश मतलब ऐसे तिरछी लाइनें जो खींची जाती हैं, ये मतलब सबसे नीचे होगा तो ये सबसे निकटतम अक्षांश होगा,
हाँ, और ये सबसे दूरस्थ अक्षांश होगा। तो ये सबसे दूरस्थ अक्षांश है और ये सबसे निकटतम अक्षांश है। तो भारत का सबसे निकटतम अक्षांश जो है, हाँ देखिएगा, याद करिए इसे, भारत का जो सबसे निकटतम अक्षांश है वो यहाँ है, जो जहाँ इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है। और इसे याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट पर ये और 6 डिग्री 4 मिनट पर ये, यानी ये थोड़ा और नीचे है। ठीक है, मतलब इससे नीचे 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा आती है। और 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे डिग्री ऊपर बढ़ती चली जाती है। और उसी डिग्री को लोकेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लेटिट्यूड्स कहते हैं। तो ये लेटिट्यूड्स, जैसे सपोज करें इसको 0 मान लें, इसको 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें और 4, 5, 6 मान लें, तो इसी 6 के आसपास से भारत की बाउंड्री शुरू हो जाती है। कहाँ? ये अंडमान निकोबार की अंतिम सीमा पर। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से, अब मैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 डिग्री 6 मिनट तक, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये क्या फैला हुआ है? भारत का उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है। तो हम लोग ऐसे इतनी सीमा में है, 8 से लेके 37 तक, और लगभग लगभग ये भी 30 अक्षांश तक होता है। और भारत का ऐसे भी विस्तार कितना है? ऐसे विस्तार भी 30 देशांतर का है। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है ये 68, ये देखें, ये 68 डिग्री 7 मिनट। ये यदि याद करना हो कर सकते हैं, वैसे सामान्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहां से एक समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और ये 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और हम लोग उत्तरी अक्षांश में बसे हुए हैं। इसको जरा सा छोटे में समझ लें, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश को। ये इसका मतलब ये हुआ, मान लें ये एक पूरी पृथ्वी है और मान लें कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये भारत, ये पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटता है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये आप जानते हैं, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करता है कौन? इक्वेटर। ऐसे ही अगर हम इसे ऊपर से नीचे की ओर कर दें तो राइट और लेफ्ट कर दें। राइट और लेफ्ट का मतलब ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो वो लाइन जो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है उसे भी हम 0 डिग्री कहते हैं। पर 0 डिग्री क्या कहते हैं? इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं या देशांतर कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन जो है, ये क्या करती है? ये पृथ्वी को, ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है और क्या बनाती है? पूर्वी और पश्चिमी। तो इससे ये निकल करके आया कि पूरा मानचित्र जो है वो 4 हिस्सों में बट गया। एक ये जो इस तरफ है, इसके 2 हिस्से हैं, जो ये लाइन के ऊपर है और लाइन के लेफ्ट साइड है। तो ये है पश्चिमी और उत्तरी, पश्चिमी और उत्तरी ऐसे। और ये हो गया दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी। यानी ये आधे से इस तरफ वाला पश्चिम, आधे से ऊपर वाला उत्तर। तो दोनों ऊपर वाले हिस्से तो होंगे उत्तर, इधर वाला होगा पूर्व, इधर वाला होगा पश्चिम, और नीचे दोनों होंगे दक्षिण, और इधर वाला होगा पूर्व और इधर वाला होगा पश्चिम। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम कोई भी जगह जो इस एरिया में आती है, कोई भी जगह जो इस एरिया में आती है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व में स्थित देश, स्थान। तो हमारा भारत यहीं उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व का मतलब है उत्तर और दक्षिण जो होते हैं हमेशा लैटिट्यूड को दर्शाते हैं, और पूर्व और पश्चिम हमेशा लॉन्गिट्यूड को दर्शाते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है
तो बिल्कुल भी दिमाग में इसका लोड न लें। हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो हमें ये समझना है कि ग्लोब में भारत की स्थिति ये है, और ग्लोब में यदि भारत की स्थिति ये है तो हम दोनों के साथ ये दक्षिण में होते हुए भी, इस बात को समझाने के लिए मुझे इतनी बात आपसे कहनी पड़ी, ये दक्षिण में होते हुए भी हम इस अक्षांश को उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। बस इतनी बात कहनी थी आपसे। उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसे ग्लोब के संदर्भ में देख रहे हैं। यहां से ऊपर है ये और यहां से इधर है, इसलिए हम इसके साथ दोनों तरफ पश्चिम लिखेंगे, चाहे वो यहां हो और चाहे यहां, सॉरी पश्चिम कह रहा हूं, पूर्व लिखेंगे। दोनों तरफ पूर्व लिखेंगे, इधर भी पूर्व लिखेंगे और इधर भी पूर्व लिखेंगे, जबकि हम जानते हैं कि ये भारत का पश्चिम है, लेकिन इसके साथ जो लिखे जाएंगे देशांतर वो पूर्वी हैं, क्योंकि देशांतर को ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है, भारत या किसी देश के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जाता है। उसका अर्थ इस 0 डिग्री से और इस 0 डिग्री से होता है। इसलिए हम भारत के सभी देशांतरों के साथ पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न यहीं से गलत हो जाते हैं। वो कहता है कि भारत के इस नगर की स्थिति क्या है, हम चाहे उसका अक्षांश देशांतर जाने या न जाने, हम उसका सही उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें, ध्यान से समझें, उसमें 3 विकल्पों में ऐसा होता है जिसमें लिखा रहता है पश्चिमी देशांतर। मैं कंसेप्चुअल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें लिखा रहता है पश्चिम, सपोज करें दिल्ली किस अक्षांश पर है ऐसा कहा जाए, और उसका लिख दिया जाए इतना 70 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर लिख दिया जाए। बेंगलोर किस पर है, सपोज करें कि 80 डिग्री, जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, सपोज करें कि उसमें लिख दिया जाए 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हमें यह ध्यान रखना होगा, भारत में कभी भी किसी भी स्थान का नाम पश्चिमी देशांतर हो ही नहीं सकता। दूसरा, उसमें यदि पूछा जाए, सपोज करें त्रिवेंद्रम, सपोज करें भोपाल, सपोज करें जम्मू की स्थिति क्या है, और सारे तीनों ऑप्शन में लिखा हो दक्षिणी अक्षांश, साउदर्न लैटिट्यूड, तो साउदर्न लैटिट्यूड जहां लिखा होगा वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो कई बार प्रश्न हमारी जानकारी से ज्यादा हमारी समझ पर निर्भर करते हैं। मैंने आपको बताया, भारत के मानचित्र में कोई भी स्थान आपसे पूछा हो, उसमें 2 चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए, पश्चिमी देशांतर नहीं लिखा होना चाहिए और दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखा होना चाहिए। भारत के ये दोनों बिंदु, ये उत्तरी अक्षांश पर है तो ये भी उत्तरी अक्षांश पर है, और ये पूर्वी देशांतर पर है तो ये भी पूर्वी देशांतर पर है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। ये कठिन बात नहीं, बहुत सरल बात है, और इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहां बातें और भी अभी बहुत हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि भारत का ये जो हिस्सा है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है और ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो 68 और 98 तक अगर इसको समझ लें तो ये 30 डिग्री का अंतर होता है। यहां से सवाल पूछा है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच कितने डिग्री का अंतर है, या हम कुछ इस तरह से पूछ लें, किविथु से गौरमोता तक, गौरमोता मतलब गुजरात तक कितने डिग्री का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ये क्यों करना पड़ रहा है हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि अक्सर हमसे स्थानीय समय पूछा जाता है, लोकल टाइम पूछा जाता है, और भारत के लोकल टाइम क्या कंसेप्ट है वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक समय पर करेंगे। लेकिन यहाँ केवल इतना समझ लेते हैं, ये बात तो आपने एनसीईआरटी पढ़ते हुए पढ़ी है, ऐसे जो ये देशांतर फैले हुए हैं इनमें सूर्य की लंबवत किरणें, ठीक खड़ी किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से हर देशांतर के बीच 4 मिनट का समय लगता है, और अगर ये 4 मिनट ऐसे ही चलते चले जाएं तो भारत में यहां से लेके यहां तक 30 देशांतरों का अंतर है। इसका मतलब हुआ 30 × 4
और ये होता है कितना, ये मिनट में आएगा उत्तर, तो 30 × 4 करेंगे तो 120 क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। क्या 120 मिनट का समय लगता है इस देशांतर से इस देशांतर तक के समय में। ये 120 मिनट को हम 120 मिनट क्यों कह रहे हैं, अगर हम इसे घंटों में कन्वर्ट करें तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसके दो हिस्से कर दें, एक 60 मिनट और दूसरा भी 60 मिनट। अच्छा, ये भी कह सकते हैं इस 60 मिनट और 60 मिनट को 1 घंटा ये और 1 घंटा ये। तब हम कहते हैं क्या कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदुओं के बीच 2 घंटों का अंतर है। 2 घंटों का अंतर है, मतलब यदि यहाँ सूर्योदय सुबह 5 बजे हो रहा होगा तो यहाँ सूर्योदय होने में कितना बज रहा होगा, यहाँ सूर्योदय 7 बजे होगा, 7 AM पर होगा, यहाँ 5 AM पर होगा। ये स्थानीय समय का अंतर है। क्यों है, देशांतर के कारण। तो भारत के जो मानचित्र हैं उसमें पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के बीच 2 घंटों का अंतर है, लेकिन इन्हीं पश्चिमी और पूर्वी 2 बिंदुओं के बीचों बीच यदि कोई खड़ी रेखा खींच दी जाए तो उसे हम कहते हैं ये भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली। एक शब्द आपने सुना, मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा हमें करना है अभी, अच्छा इसके बाद करेंगे, हाँ कर रहे हैं हम इसे, ये IST है। ये IST को करते हुए हम क्या समझते हैं, किसी देश के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को प्रायः उस देश की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, जो यहाँ और यहाँ के अंतर को खत्म करके इसको आधार मान करके बना दी जाती है, और ये माना जाता है कि यही जो समय यहाँ हो रहा होगा उसी को मानक मान लिया जाएगा। और ये आप जानते हैं कि ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पहले का समय होता है पूर्व, ठीक है, 5.5 घंटे पहले ग्रीनविच से। इधर है ग्रीनविच, मतलब ये जो 0 डिग्री अभी मैं आपको दिखा रहा था, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हम वहां पढ़ते हुए आपको ये बहुत आसानी से ये समझा पाएंगे कि ये ग्रीनविच और भूमध्य रेखा का जो संतुलन है वो कैसे है, और ये देशांतरों का समय से क्या संबंध है। बहुत आसान है और ये सभी को समझना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई इसका विकल्प नहीं है। फिर भी किसी देश के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को उसकी मानक समय रेखा कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी देश केवल एक मानक समय रेखा को मानते हों। जिन देशों का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक बहुत अधिक होता है उन देशों में कई मानक समय रेखाएं भी होती हैं। दुनिया में कई देशों की 9 मानक समय रेखा, कई की 5 मानक समय रेखा हैं, वो फैक्चुअल अलग समय में करेंगे, लेकिन हम मानक समय रेखा भारत में केवल एक ही है। और आप ये जानते हैं कि ये भारत में नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, नैनी इलाहाबाद। तो एक चीज ये नोट करेंगे, क्या भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जगह ऑप्शन में आपको क्या लिखा मिलेगा, पश्चिमी। तो मैंने कहा ना, भारत में कोई भी स्थान में पश्चिमी नहीं लगाया जा सकता है, अब आपको याद रहेगी ये बात। पूर्वी देशांतर रेखा कितनी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। नैनी इलाहाबाद मतलब ये उत्तर प्रदेश में है नैनी। ऐसा नहीं कि ये नैनी इलाहाबाद से ही गुजरती है, ये भैंसामुड़ गांव छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जो है भैंसामुड़ गांव, वहां से भी गुजरती है। अच्छा, ये भैंसामुड़ गांव बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यहाँ से ये वो जगह है जहां ये कर्क रेखा और ये हमारी जो IST है, भारतीय मानक समय रेखा, ये मिलते हैं। इस पर एक प्रश्न हो सकता है, और ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न यही है कि कर्क रेखा और IST, ये इसे भी नोट कर सकते हैं, कर्क रेखा और IST कहाँ मिलते हैं आपस में। ये एक भैंसामुड़ा गांव है, भैंसामुड़ा, और ये जगह पड़ती है सूरजपुर में। सूरजपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये। तो एक प्रश्न ये बनता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और बनता है
कि ये जो IST है, यहाँ इससे यहाँ तक उत्तर प्रदेश में, यहाँ से यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ से बहुत लंबी छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से उड़ीसा में, और यहाँ से आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कुल मिलाकर के IST भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, 5 राज्यों से ये खड़ी वाली लाइन गुजरती है, ये वाली, और जो ये तिरछी वाली लाइन है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये तो आपको याद भी है कितने से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने देखा भी, ये देखें, ये गुजरात से, और बहुत छोटा हिस्सा इसका यहाँ राजस्थान से है, तो सबसे कम दूरी में ये राजस्थान से ही गुजरती है, और सबसे ज्यादा लंबी मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, फिर बहुत छोटा हिस्सा त्रिपुरा में, और फिर मिजोरम में। बजाय कि इसको किसी ट्रिक के, किसी और तरीके से याद करने के, अगर आप मानचित्र में ये लोकेशन को रिमाइंड कर पाएं तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल मुख्य भूमि में, और ये पूर्वोत्तर से त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा, और ये भारतीय मानक समय रेखा नैनी इलाहाबाद से होकर के यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं, और यहाँ 5 राज्य, और यहाँ 8 राज्य हैं। 5 राज्य और 8 राज्य, इस तरह से हम याद रखेंगे। इसका मिलन बिंदु बता दिया है, क्या, भैंसामोड़ जगह है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ये तो रही इसके दूरस्थ बिंदु। अब दूरस्थ बिंदु को याद करेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कोल, ये कन्याकुमारी, यहाँ गौरमोता, ये किवितु, और यहाँ ये जहाँ ये 2 लाइनें मिलती हैं उसका नाम भैंसामोड़, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ये है। और उसके अलावा ये 8 राज्यों से और ये 5 राज्यों से गुजरती, इससे अधिक प्रश्न नहीं आएंगे। और एक बात और, जो भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो अक्षांश में उत्तरी ही कहलाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये जो विस्तार है जो देशांतरों का है, खड़ी रेखाओं का है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और ये भारत जो पूरा विस्तृत है, यहाँ भी पूर्वी देशांतर है और यहाँ भी पूर्वी देशांतर है। ये कंसेप्चुअल बात भी क्लियर हो गई। आइए बढ़े आगे, सांस ले लें थोड़ी, अगली बात पर पहुंच गए। पड़ोसी देश भारत के, तो एक बार हमने कर लिए, ये पड़ोसी देश कौन कौन हैं। 7 तो स्थल से लगे हैं और 2 समुद्र से लगे हैं। 2 जो समुद्र से लगे हैं उसमें याद करेंगे आप कि यहाँ जो ये समुद्री सीमा है ये पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि जिन देशों के बीच सीमा बनाती है उसमें से भारत की सीमा किस देश से बनाती है, तो पहला ही ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान। तो ये पाक जल संधि से हम अक्सर याद कर लेते हैं, पाकिस्तान कोई ऐसा बॉर्डर तो नहीं जो यहाँ बनता हो, तो पाकिस्तान नहीं है बल्कि श्रीलंका है जो पाक जल संधि से अलग होता है। एक यहाँ आपको ध्यान है, हमने ग्रेट चैनल किया था, ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल किसे अलग करता है, ग्रेट चैनल अंडमान और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो ये तो 2 इसकी ये सीमाएं, यहाँ अंडमान से, यहाँ श्रीलंका से और यहाँ मालदीव से है ये सीमा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी पिछली बार जो हमने बात की थी कि वो भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। 40 ये है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से, ठीक है। और बचपन से MBA वाला याद है ना आपको, बचपन से MBA मतलब चौ मतलब चीन, तो चीन से ये 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर ये दूसरी सीमा हो गई। और पी से ये पाकिस्तान, बचपन से MBA करने का मन है ऐसा इसमें फॉर्मूला है, मतलब ये ट्रिक है याद करने की। तो बचपन में ब बांग्लादेश, चौ चीन और पौ में पाकिस्तान। तो तीसरी सीमा भारत की पाकिस्तान से है जिसमें 33 और 23 3323 किलोमीटर की सीमा बनती है। तो अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए, अगर ये सबसे कठिन होगा तो ऐसे होगा कि भारत से सीमा बनाने वाले 4 राज्यों का, सबसे बड़ी सीमा बनाने वाले 4 देशों का सही क्रम क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनेगा। तब उसमें यही बचपन न मतलब नेपाल ये होगा। तो ये 4 जानने पड़ेंगे
और एक प्रश्न यहाँ से सरल पूछा जाता है जिसमें कहता है क्या कि भारत से सीमा बनाने वाला, भारत से सबसे कम सीमा किस देश की लगती है, तो 106 किलोमीटर किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है। उसके अलावा बचपन MBA, हम जरा इसे समझ लें, बचपन और MBA को समझ लें। बचपन और MBA ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो बचपन का मतलब बांग्लादेश, और C मतलब चाइना चीन, और प मतलब पाकिस्तान, और N मतलब नेपाल बचपन, और MBA मतलब है म्यांमार और भूटान, भूटान, और अंतिम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारा देश सीमा बनाता है। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अब वो ऐसे भी अगर सबसे कठिन प्रश्न कभी पूछा जाता है तो ऐसे पूछता है कि सीमा, भारत के साथ सीमा बनाने वाले, सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देशों का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ रही है जहां, आरोही अवरोही मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग की बात अगर करें तो आरोही का मतलब आप जानते हैं कि 1 से लेकर के जहां 10 की ओर गिनती होती है वो असेंडिंग है, का मतलब है 1 2 3 4 यानी बढ़ती हुई। तो बढ़ती हुई जब भी होगी तो अफगानिस्तान उसमें पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो क्योंकि देखिए ये जानकारी आपके पास है, जैसा मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूं, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, ये सब जानकारी आपके पास है। एग्जाम हॉल में क्या क्या होता है हमें उसको जानना है। तो आरोही क्रम की जब बात करेगा तो उसमें नीचे से शुरू होगा, और अवरोही क्रम की जब बात करेगा तो उसमें ये बांग्लादेश से शुरू होगा। ठीक है, तो वो जो सही प्रश्न होगा जिसमें हम बचपन से MBA वाले फॉर्मूले के लगाएंगे वो क्या होगा, उसमें प्रश्न होगा अवरोही। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में आएगा सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आप समझ गए। लेकिन एक और बात है, हमें ये भी जानना पड़ता है भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम की जो लंबाई है वो कहीं कम है उत्तर से दक्षिण की तुलना में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की जो है वो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर हम यहाँ जम्मू के अंतिम सीमा से इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी तक जाना चाहें, इंदिरा कोल से, क्षमा करें, इंदिरा कोल से यहाँ तक कन्याकुमारी तक जाना चाहें तो ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमें तय करना होगा। हम गौरमोता से किवितु जाना चाहें तो हमें 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर तय करना होगा। लगभग बराबर है पर कुछ कम है, ऐसे। कंसेप्चुअल क्या समझना होगा, कंसेप्चुअल ये समझना होगा भारत के देशांतरीय विस्तार, मतलब यहां से यहां तक, भारत के देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा भारत का अक्षांशीय विस्तार अधिक है। ये कंसेप्चुअल प्रश्न हो गया। क्या इस लंबाई से ये लंबाई अधिक है, इतना ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसको एग्जाम की भाषा में कैसे कहते हैं, भारत के देशांतरीय विस्तार यानी यहां से यहां तक के विस्तार की अपेक्षा यहां से यहां तक का यानी अक्षांशीय विस्तार अधिक है। ऐसे भी कह सकते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा भारत का देशांतरीय विस्तार कम है। तो ये कंसेप्चुअल प्रश्न हो गए। मैंने आपसे कहा था यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सजग नागरिक हैं तो भी आपके लिए यह काम का है। हमें ये भी जानना है कि जो ये भारत की सीमाएं हैं ये इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत की सीमाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसे समझ लें। और ये सीमाओं के नाम हैं, और ये किस किस के बीच हैं हमने वो जगह बनाई हैं, ये संबंधित देश हैं और ये सीमा का नाम है। आप जानते हैं कि ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये बड़ी ही प्रसिद्ध रही है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, मतलब बीच में द्वंद्व रहता है तो हमेशा ये रेड खून खून होता रहता है इसमें।
इससे याद रखेंगे कि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये बात करें डूरेंट रेखा की, तो डूरेंट रेखा ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये सीमा है, इसे हम डूरेंट रेखा कहते हैं। वैसे पहले से जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो इस तरह से जब ये आगे बढ़ती थी तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है, लेकिन उस समय के भारत और अफगानिस्तान की सीमा इसे माना जाता है। तो डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा हम जानते हैं कि ये भारत और चीन के बीच है। स्पेशली जो ये अरुणाचल प्रदेश से में जो सीमा है भूटान से लेकर के म्यांमार तक की, जो किससे बनती है, चीन से, उसे हम किसी समय में नेफा कहते थे अरुणाचल प्रदेश को, तो इसको नेफा बॉर्डर भी कहा जाता है। तो नेफा बॉर्डर से जो चीन की सीमा बनी हुई है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और एक जिक्र जो अभी हमने किया वो क्या, ये जो शून्य रेखा है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, इसे हम शून्य रेखा कहते हैं। पाक स्टेट तो अभी देखा हमने, पाक जल संधि किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्टेट। और ग्रेट चैनल भी हम जानते हैं अंडमान और इंडोनेशिया के बीच है। तो अंडमान इंडोनेशिया के बीच या भारत इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल। और बाकी ये तीन हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये अक्षांश रेखाएं हैं, लेटीट्यूड से हैं। 8 डिग्री लेटीट्यूड, 9 डिग्री लेटीट्यूड और 10 डिग्री लेटीट्यूड। तो 8 डिग्री लेटीट्यूड जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ये मालदीव और मिनिकॉय मतलब भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा बनाता है वो 8 डिग्री है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये भारत का ही हिस्सा है। तो ये 9 डिग्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस पूरी सीरीज में कुछ है तो वो ये 10 डिग्री चैनल है। और ये 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री अक्षांश, और ये 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यूपीएससी में भी इसको 2 बार रिपीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है। तो भारत में जो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और उसी का दूसरा हिस्सा है निकोबार, उन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब हमें ये सब याद हो गया, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरेंट भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन चीन भारत, और ये शून्य रेखा त्रिपुरा बांग्लादेश या भारत बांग्लादेश भी कहें उसे, पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका, ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया या अंडमान और इंडोनेशिया, और 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान निकोबार। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी यहाँ नहीं है। बस आखिरी एक छोटी सी बात रह गई हमारी, जिसमें हम ये देख लेते हैं सबसे छोटे बड़े राज्य। अक्सर तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों की जीके की बुक में ये क्वेश्चन होते हैं, पर हमें भी समझने पड़ते हैं अपने एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे समझ लेते हैं, जैसे भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखें तो बड़ा राज्य सबसे, आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है पहला, और दूसरा वहीं से नीचे बढ़ेंगे तो ऐसे ये एमपी, और तीसरा यहां से नीचे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र। लेकिन यहां से हमें लेना पड़ता है यू टर्न, और यू टर्न लेते ही इसमें आ जाता है यू मतलब उत्तर प्रदेश। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कहें तो राजस्थान, और फिर एमपी, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद यूपी। तो ये 4 बड़े राज्य हैं भारत के। लेकिन ये नहीं है सवाल, सवाल ये है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो वो पूछता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अवरोही क्रम है जो मैंने लिखा, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। यदि इसी को आरोही में पूछा जाए तो आरोही में क्या होगा, अगर इन्हीं 4 को मान लिया जाए तो आरोही में पहले यूपी होगा, और बाद में महाराष्ट्र होगा, और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश होगा, और उसके बाद में राजस्थान होगा। ये इसका आरोही क्रम है। आरोही मतलब है जिसमें छोटा पहले होता है, मतलब 1 पहले 2 बाद में, यानी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। यानी इन 4 में यूपी सबसे छोटा, महाराष्ट्र उससे बड़ा, मध्य प्रदेश उससे बड़ा, राजस्थान उससे बड़ा। तो महत्वपूर्ण होता है एग्जाम हॉल में हम प्रश्नों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये जानकारी तो आपके पास है ही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, ये तो रही बात क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटे राज्य की बात की जाए, क्षेत्रफल में छोटा, और ये आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है,
और दूसरा छोटा राज्य सिक्किम है। यही 2 से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ ये देखना जरूरी है कि भारत का जो गोवा राज्य है ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक तरफ कर्नाटक से, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से। और सिक्किम को देखेंगे तो भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से सिक्किम सीमा बनाता है, जबकि ये बाकी 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल से, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ चीन से। इसकी सबसे ज्यादा सीमा चीन से लगती है। और ये देखें तो ये पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य से स्पर्श करता है। ये मैप की स्टडी है, बारीक आप चाहें तो इसको अकेले में देख समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि गोवा सबसे छोटा, सिक्किम उसके बाद छोटा, मतलब उससे बड़ा है। और आगे देखेंगे तो हम ये समझते हैं कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश आपको पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा है, यानी 1 नंबर पर लद्दाख है। और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। ये 3, और ये चौथा बड़ा राज्य है दिल्ली। तो ऐसे हो जाएगा क्षेत्रफल में बड़ा कौन कौन सा, लद्दाख, लद्दाख और उसके बाद JNK और उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और उसके बाद दिल्ली। ये 4 ऐसे हमें याद रखने होंगे। और सबसे छोटे की बात की जाए तो ये भारत का 8वां सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहें या भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहें तो उसका नाम है क्या, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा हिस्सा है। ये इसका देखें मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32.62 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है केवल इसका। और यहाँ 64,429 लोग रहते हैं लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। तो एक बात ये भी हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दिल्ली सबसे बड़ा है, और उसके बाद दिल्ली के बाद जम्मू। और मैंने जैसे कि आपको कहा जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा JNK, बड़े की अगर बात करें, और छोटे की अगर बात करें तो सबसे छोटा यही लक्षद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो ये बात थी भारत के सामान्य परिचय की। हमने भारत में ये सारी बातें देख ली जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें अलग अलग तरीके से सॉल्व करनी हमने सीख ली हैं। हमने पूर्वोत्तर भारत को भी देखा, दक्षिण को भी देखा, उत्तर को भी देखा, इसकी सीमाओं को भी देखा, इसके सामान्य परिचय को भी देखा, कर्क रेखा को भी देखा, कर्क और IST की मिलन बिंदु को भी देखा। ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका रिवीजन कर लें, इससे संबंधित नोट्स बना लें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि आप इससे ज़्यादा कोर्स में जाना चाहते हैं तो ऐप पर वो डिटेल में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी हों। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।